आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गेविटी की और हम बात करेंगे डेथ की। देखिए, लॉन्गेविटी क्या है कि कई बार इंसान के मन में ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि मेरी आयु कितनी है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट आयु को पकड़ पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कसपल इतनी एक्यूरेट है कि हम इसमें काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता मिल जाती है और हम काफ़ी नज़दीक तक पहुंच जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना कई बार ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान के मन में फिर एक तरह का भय हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी अपनी काफ़ी आयु जी चुका है और वो हॉस्पिटल में है या वो वेंटिलेटर पर है, तो उस समय उसके परिजन या उसके जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि भाई अभी इनकी और कितनी आयु शेष है, या अभी ये सरवाइव कितना करेंगे, या अदरवाइज़ किसी को अगर बहुत कभी कभी सीरियस सिकनेस हो जाती है या सपोज़ कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है, तो वहाँ इस तरह के प्रश्न बहुत स्वाभाविक आते हैं कि क्या लॉन्गेविटी अभी है, क्या वो इस बीमारी से सरवाइव कर पाएगा या नहीं, या कितनी लॉन्गेविटी है। तो वहाँ जज करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्गेविटी के बारे में मैंने ये पाया है कि नेटल चार्ट से बेशक हम हॉरोस्कोप को कई बार रेक्टिफाई भी कर लें करेक्टली, लेकिन लॉन्गेविटी का जो सटीक हमें जो आंसर जो हमें हॉरेरी से मिलता है वो मैं नेटल चार्ट से भी इतना बढ़िया कई बार नहीं मिल पाता है। तो लॉन्गेविटी को जज करने के लिए हॉरेरी भी बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। हाँ, और नेटल चार्ट से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते, नेटल चार्ट से आप इतना प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हो कि इसकी आयु कैसी है, छोटी आयु है, मध्यम आयु है, या ये काफ़ी लंबी आयु है, ये हम नेटल चार्ट से प्रिडिक्ट कर देते हैं। लेकिन सपोज़ अगर कोई मतलब अगर कोई नेटिव ऑलरेडी हॉस्पिटल में है या बहुत बीमार चल रहा है या उसको बहुत सीवियर कोई बीमारी है, वहाँ लॉन्गेविटी प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने हॉरेरी को सबसे बेस्ट पाया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे कि हमें लॉन्गेविटी को किस प्रकार जज करना है। देखिए, लॉन्गेविटी को जज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप उसको जज कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो डेथ की क्या रूलिंग रहती है, क्योंकि देखिए डेथ एक ऐसा इवेंट है जो लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार होना है। तो उसके लिए रूलिंग भी कुछ स्ट्रिक्ट बनाई गई है, क्योंकि जैसे शादी हो गया, बच्चे हो गए, जॉब हो गई, घूमना फिरना हो गया, वो इवेंट हमारे एक से ज़्यादा बार होते हैं। तो डेथ जीवन में एक ही बार होती है, तो उसके लिए रूलिंग भी स्ट्रिक्ट बनाई गई है। तो उस डेथ के लिए क्या रूलिंग रहती है, किस प्रकार हम उसको देखते हैं, तो आज हम उसको भी समझेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। लॉन्गेविटी, देखिए जब भी चार्ट रहता है सामने तो लॉन्गेविटी को चेक करने के लिए हमें 3 भावों पर सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए असेंडेंट, थर्ड और एट्थ। असेंडेंट हमें हर केस में पढ़ना ही होता है। 8th हाउस हमारी आयु का भाव है, तो हमें 8th SSL पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें 3rd SSL पढ़ना है। 3rd SSL क्यों? क्योंकि जो तीसरा घर है वो 8th हाउस से 8th पोजीशन है, यानी कि 8वें से 8वां, तो इसलिए 3rd हाउस भी हमारी लॉन्गेविटी बताता है। तो जैसा कि सबको आई थिंक मालूम है या नहीं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। असेंडेंट से दूसरा और जो 7वां घर होता है वो मारक हाउसेस कहलाते हैं। यानी कि कोई भी लग्न है, आपके लग्न पे कोई भी राशि राइज हो रही है, चाहे वो मेष हो, चाहे टॉरस हो, चाहे जेमिनी हो, कोई भी, तो जो भी दूसरा और 7वां घर रहेगा हर कुंडली में वो मारक भाव कहलाता है। और एक होता है बाधक। बाधक के लिए देखिए क्या रहता है, जो भी हमारे मूवेबल साइन हैं, यानी कि जो चर राशियां हैं, मेष, कर्क, लिब्रा और ये अपना कैप्रिकॉन, इसके लिए बाधक भाव रहता है 11th हाउस। 11th हाउस जो है बाधक कहलाता है। और 2, 5, 8, 11 यानी कि जो स्थिर लगन है,
यानी कि जो फिक्स्ड साइन हैं उनके लिए बाधक भाव रहता है 9th हाउस, और जो द्विस्वभाव राशियां हैं यानी कि 3, 6, 9, 12 यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनके लिए 7th हाउस जो है बाधक कहलाता है। तो यानी कि जो द्विस्वभाव राशियां हैं, देखिए 7th हाउस हमारा मारक भी होता है, तो जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनके लिए 7th हाउस मारक और बाधक दोनों का रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है लॉन्गिविटी चेक करते हुए कि लग्न पर कौन सी राशि राइज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाधक हाउस सिलेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि ये जो 2 हो गया, 7 हो गया और बाधक हो गया, ये जो हाउसेस हैं ये हमारी आयु को कम करते हैं। देखिए किसी भी हॉरोस्कोप में 1, 3, 5, 9, 11 ये जो 5 घर हैं, दीज आर लाइफ गिविंग हाउसेस। लाइफ गिविंग, ये जो घर हैं ये जीवन देने वाले घर हैं। हाँ, अगर 9th हाउस आपका बाधकेश हो जाता है, सपोज अगर फिक्स्ड असेंडेंट है 2, 5, 8, 11, वहाँ 9th हाउस बाधक हो जाएगा, तब ये आपको लाइफ नहीं देगा। इसी तरह जो मूवेबल राशिज़ हैं 1, 4, 7, 10, वहाँ 11th हाउस बाधकेश हो जाएगा, तो तब ये आपको लाइफ नहीं देगा, तब ये बाधकेश का रोल प्ले करेगा। तो इसी तरह तो लेकिन अगर ये बाधक नहीं है, अगर 9th हाउस बाधक नहीं है तो ये लाइफ गिविंग हाउस रहेगा, और इसी तरह अगर 11th हाउस बाधक नहीं है तो ये लाइफ गिविंग हाउस रहेगा। तो यानी कि 1, 3, 5, 9, 11 जो है वो पॉजिटिव हाउसेज हैं, लाइफ गिविंग हाउसेज हैं। 2, 7, 8, 12 एंड 6 ऑल्सो, ये जो घर हैं आपके प्लस बाधक, ये जो घर हैं ये आपकी आयु को कम करते हैं। 1, 3, 5, 9, 11 आपके लाइफ गिविंग हाउसेज हैं। 2, 7 आपके मारक हो गए। 8th हाउस नेगेटिव हो गया। 12th हाउस भी मारक कहलाता है, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। 6th हाउस आपको सिकनेस देगा, और बाधकेश भी आपके हर काम में बाधा डालता है और वो लाइफ को भी कम करता है। देखिए 12th हाउस को भी मारक बोला जाता है। मारक क्यों बोला जाता है? जैसे कि कस्पल में हम कहते हैं कि हर घर से 12वां घर उसकी नेगेशन करता है, हर घर से 12वां घर उसके लॉस का घर है। तो जो 12th हाउस है वो असेंडेंट से 12वां होता है। तो नेचुरल है जब किसी की मृत्यु होती है तो लॉस किसका होगा? असेंडेंट का, यानी कि असेंडेंट का लॉस करता है। तो 12th हाउस भी मारक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें लॉन्गिविटी को कैसे चेक करना है। सबसे पहले हमें असेंडेंट पढ़ना है। असेंडेंट अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू अगर कहीं 1 में, 3 में, 5 में और सब लॉर्ड भी कहीं 5 में, 11 में, 11 अगर बाधक नहीं है और आगे की भी कहीं 3 में, 1 में जाता है, तो अगर वो इस तरह के हाउसेस में जाता है तो इस केस में हम कहते हैं कि नेटिव की लॉन्गिविटी बहुत अच्छी है। और साथ ही अगर आपका 3rd SSL भी और 8th SSL भी पॉजिटिव हाउसेस से लिंक बनाता है तो उस केस में लॉन्गिविटी अच्छी मानी जाती है। उसको हम कह सकते हैं कि इसकी आयु बहुत अच्छी है। अब अगर असेंडेंट में पॉजिटिव हाउस के साथ कहीं मारक भी आ जाता है, मारक यानी कि सपोज 7th हाउस भी आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, और सपोज 9th हाउस बाधकेश है और यहाँ पर 9 भी आ रहा है, और सेम लिंकेज आपका 3rd हाउस दिखा रहा है, सपोज 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बाधक आ रहा है, 5 आ रहा है, आगे भी कहीं 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, बाधकेश आ गया, और फर्दर कहीं 1, 5, 11 आ गया, और 8th हाउस भी इसी तरह के लिंकेज दिखाता है। तो इस केस में क्या है कि जब पॉजिटिव हाउस भी होते हैं और साथ ही मारक और बाधक भी इन्वॉल्व कमिट या फाइनल करते हैं, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि लॉन्गिविटी मीडियम है। तो इस तरह की जो लिंकेजेस हैं वो मीडियम लॉन्गिविटी दिखाती हैं। अगर आपके लाइफ गिविंग हाउसेस ज़्यादा हैं और मारक बाधक कहीं सिर्फ एक हाउस आ रहा है तो उस केस में भी आप अच्छी लॉन्गिविटी मान सकते हैं।
हाँ, पॉजिटिव हाउस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव हाउस बहुत रेयरली एक आध जगह है, वहाँ भी बहुत अच्छी लॉन्गिविटी है। अगर इस तरह की लिंकेज बनती हैं कि सपोज़ पॉजिटिव हाउसेस भी हैं और साथ ही मारक बाधक भी हैं, तो इस केस में आपकी जो लॉन्गिविटी है वो मीडियम रहेगी। शॉर्ट लॉन्गिविटी किसे कहते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे सपोज मेष लगन की ही कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में 11th हाउस बाधक रहेगा। अब असेंडेंट जो है अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 8 को इन्वॉल्व करता है, 12 को इन्वॉल्व करता है, साथ में चलिए 3 को भी इन्वॉल्व कर देता है। आगे सब लॉर्ड भी कहीं मारक में आ जाता है, बाधक में आ जाता है, 5 में आ जाता है, और सब लॉर्ड भी कहीं 8 में आया, 1 में आया, साथ ही मारक भी आया, बाधक भी आया। जब आपका असेंडेंट डायरेक्टली 8th हाउस को इन्वॉल्व करता है, 12th हाउस को इन्वॉल्व करता है, साथ ही कमिट वो किससे कर रहा है, मारक से कर रहा है, बाधक से कर रहा है, फाइनल कंफर्मेशन भी वो 8 से कर रहा है, साथ ही मारक बाधक से कर रहा है। जहाँ पर आपके मारक बाधक और नेगेटिव हाउस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू पॉजिटिव हाउस, तो वहाँ पर नेटिव की लॉन्गेविटी शॉर्ट रहती है। इसी तरह उसका 3rd हाउस भी इसी तरह की लिंकेज दिखाएगा अगर उसकी शॉर्ट लॉन्गेविटी है, और इसी तरह 8th हाउस भी उसकी ऐसी ही लिंकेज दिखाएगा। इसी तरह 3rd हाउस भी कहीं 8 को इन्वॉल्व करता है, 1 को इन्वॉल्व करता है, 5 को इन्वॉल्व करता है, कमिट 12 से कर रहा है, मारक हाउसेस से कर रहा है, साथ में चलिए आपका 9 भी आ गया और बाधक भी आ गया और 5 भी आ गया, फर्दर आपका कहीं 5 भी आया और साथ में 3 भी आया, लेकिन साथ में मारक और बाधक भी स्ट्रांगली आ रहे। तो इस तरह के जो केस में होगा उसकी लॉन्गेविटी हम शॉर्ट कहेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि शॉर्ट लॉन्गेविटी के लिए कितनी एज या मीडियम के लिए, तो ऐसा लिखा गया है बुक्स में कि जो शॉर्ट लॉन्गेविटी है तो 0 से लेकर एक जो आपकी 33 ईयर्स तक की एज होती है वो शॉर्ट लॉन्गेविटी मानी गई है, यानी कि 30, 32, 33 साल तक की उम्र, और 33 से लेकर अगर 66 ईयर्स तक की जो एज है उसको मीडियम माना गया है, और अबव 66 लॉन्गेविटी अच्छी मानी गई है कि उसकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी जो लॉन्गेविटी है वो बड़ी है। तो इसी तरह हम तीनों के तीनों भाव पढ़ेंगे, तीनों के तीनों भाव पढ़ेंगे, और तीनों के तीनों अगर एक ही तरह की लिंकेज दिखाएंगे तभी आप उसको उसी हिसाब से जज कीजिएगा। सपोज़ असेंडेंट आपका थोड़ी कम लॉन्गेविटी दिखा रहा है लेकिन 8th हाउस उसकी लॉन्गेविटी अच्छी दिखा रहा है, तो उसको हमने उसी प्रकार से जज करना है। अगर तीनों के तीनों घर एक सा दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसकी लॉन्ग या शॉर्ट होगी। अगर एक घर उसकी अच्छी दिखा रहा है, एक घर थोड़ी कम दिखा रहा है, तो उसको हम उसी तरह से देखेंगे कि उसकी मीडियम लॉन्गेविटी हो सकती है। और उसी के बाद इसी तरह हमें दशा को देखना है, दशा को भी देखना है। लॉन्गेविटी जज करने के बाद हमें दशा पे जाना है। पहले हमें लॉन्गेविटी देखनी है कि उसकी कितनी है, मीडियम है। अब जैसे सपोज़ अगर किसी की शॉर्ट लॉन्गेविटी है, शॉर्ट लॉन्गेविटी है सपोज़ 0 से लेकर 33 ईयर्स तक, तो सपोज़ अभी कोई दशा चल रही है उसकी, अब वो दशा उसकी अगर 10 साल, 15, 16 साल, 17 साल रहेगी। अब उसकी अगर जो नेक्स्ट दशा आती है, नेक्स्ट दशा जो आती है तो वो भी इसी तरह की लिंकेजेस दिखाएगी। दशा भी आपकी 8th हाउस से स्ट्रांगली लिंक होगी, मारक बाधक से स्ट्रांगली लिंक होगी अगर उसकी शॉर्ट लॉन्गेविटी है। उस केस में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, लॉन्गेविटी जज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो एक्सपीरियंस से ये आ जाती है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप फिर चार्ट देखकर जज कर पाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ रूलिंग फॉर डेथ। देखिए, डेथ की रूलिंग के लिए, देखिए रूलिंग फॉर डेथ के लिए हमें ऐसा नहीं है कि कई बार कोई दशा भी होती है वो भी डेथ की रूलिंग दिखाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस दशा में नेटिव की डेथ हो जाएगी। सबसे पहले हमें चार्ट से लॉन्गेविटी को जज करना है कि उस पर्सन की लॉन्गेविटी कितनी है। अगर उसकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और अगर कोई अब दशा चल रही है वो
डेथ की रूलिंग के अकॉर्डिंग पूरी रूलिंग आपकी लगा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अगर उसकी लॉन्गिविटी अच्छी है और दशा में कहीं डेथ की रूलिंग लग रही है तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि उस दशा में उसे मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा, यानी कि वो दशा उसके लिए बहुत नेगेटिव रहेगी, बहुत स्ट्रगल रहेगी, या बहुत उसको ऐसी सीरियस सिकनेस हो सकती है, लेकिन वो फिर अगर लॉन्गिविटी है तो वो सर्वाइव भी करेगा। या कई बार अपनी लाइफ की और दिक्कतों के कारण उसको बहुत स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो वो दशा कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। तो हमें एकदम दशा को देखकर एकदम डिसीजन नहीं लेना है कि इस दशा में ये डेथ की रूलिंग लग रही है, इस दशा में इसकी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले आपको चार्ट का प्रॉमिस पढ़ना है, जो कुछ है आपके चार्ट का प्रॉमिस है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपकी लॉन्गिविटी है तो वो दशा निकल जाएगी, उस दशा में डेथ नहीं होगी। अब डेथ के लिए क्या रूलिंग है, देखिए अभी तक जितने भी हमने इवेंट देखे, सपोज चाइल्ड बर्थ है या शादी है या प्रोफेशन है, हमने उसमें भुक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। क्यों? क्योंकि जो है ये वो इवेंट एक से ज़्यादा बार होते हैं। डेथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दशा लॉर्ड को दी गई है, क्योंकि दशा लॉर्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी डेथ होती है, क्योंकि वो जीवन में सिर्फ एक बार होनी है। तो सबसे पहले क्या नियम रहता है कि जो भी दशा लॉर्ड होगा, दशा लॉर्ड को 1 में, 8 में या बाधक में, इन तीनों में से कहीं भी को रूल करना है, और या वो इन हाउसेस में बैठा हो। देखिए मैं समझाती हूँ। सपोज दशा लॉर्ड सैटर्न है, चलिए हम सैटर्न से ही समझाते हैं। दशा लॉर्ड इज सैटर्न। अब ये जो सैटर्न होगा या तो आपके लग्न में बैठा होगा, या आपके 8वें घर में बैठा होगा, या जो बाधकेश होगा, सपोज 7, 9, 11 जो भी आपका बाधकेश है उस घर में बैठा होगा। अगर उन घरों में नहीं है तो जो हमारी 1 से 12 कस्पल पोजीशन में होती हैं, वो उन कस्पल पोजीशन में कहीं भी फर्स्ट कस्पल में, 8th में या बाधकेश में कहीं भी को रूल करेगा। को रूल का मतलब है एज अ राशि लॉर्ड आ जाए, एज अ स्टार लॉर्ड आ जाए, एज अ सब लॉर्ड आ जाए, या एज अ सब लॉर्ड आ जाए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दशा लॉर्ड को यहाँ को रूल करना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो नियम है वो ये है कि दशा लॉर्ड का 8th एसएसएल से रिलेशन बनना ज़रूरी है। वो कैसे बनता है वो मैं समझाती हूँ। सपोज आपका 8th एसएसएल जो है वीनस है, अब दशा लॉर्ड हमारा सैटर्न है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में या तो सैटर्न वीनस के स्टार में हो, या वीनस आपका सैटर्न के स्टार में हो, ये रिलेशन बनेगा। अदरवाइज सपोज अगर सैटर्न या फिर आपका जो 8th एसएसएल है वो सैटर्न ही आ जाए, उस केस में उससे रिलेशन बन जाएगा। या अदरवाइज हमारा 8th एसएसएल, जब सपोज जैसे 8th एसएसएल हमारा वीनस है, अब हमारा एक सैटर्न वीनस है, या जुपिटर उस पर्टिकुलर कुंडली में वीनस के स्टार में है। जुपिटर अगर उस पर्टिकुलर कुंडली में वीनस के स्टार में है और सैटर्न भी अगर वीनस है, तो यहाँ अगर वीनस की जगह जुपिटर होगा तो भी रिलेशन बन जाएगा, और यहाँ हमारा 8th एसएसएल सैटर्न आ जाए। तो इस तरह जो दशा लॉर्ड है उसका रिलेशन जो है वो स्टार लेवल पे बनना ज़रूरी है। रिलेशन आपका स्टार लेवल पर ही बनना चाहिए। ये सेकंड नियम है डेथ का। जब वो रिलेशन बन जाता है, अगर वो रिलेशन नहीं बनता, सपोज अगर वो रिलेशन नहीं बनता, तो उस दशा में वो दशा डेथ देने में कैपेबल नहीं होती। दशा लॉर्ड का 8th एसएसएल से रिलेशन बनना बहुत ज़रूरी है। जब वो रिलेशन बन जाता है उसके बाद हमें दशा लॉर्ड को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनाना है। वो कैसे बनेगा? जैसे सपोज सैटर्न इज इन वीनस स्टार, जुपिटर सब, मरकरी सब। अब ये जो वीनस है, सपोज वीनस 8 में आ जाए, 1 में आ जाए, आगे फर्दर जुपिटर मारक में आ जाए, 12 में आ जाए, और फर्दर मरकरी कहीं बाधक में आ जाए, 1 में आ जाए, 8 में आ जाए, या 1 को इन्वॉल्व करे, मारक बाधक को इन्वॉल्व करे, और फर्दर कहीं 8 आ जाए, 12 आ जाए, मारक आ जाए, और आगे 1 आ गया, 8 आ गया, बाधक आ गया। यहाँ आपकी मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और 1 और 8 से कमिट कर जाए, आगे कहीं मारक आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ ये भी हो सकता है, सपोज बाधकेश और
असेंडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, मारक 8 और 12 से कमिट करे, फर्दर आपका मारक आ गया 1 आ गया 8 आ गया। अब देखिए, ये मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जब हम भुक्ति को स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनाते हैं। कस्पल में सिग्निफिकेटर बनने का मतलब है स्टार और सब लेवल पे। जब हमें प्लैनेट को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनाना है तो जो आपका 1 और 8 है कहीं स्टार और सब लेवल पे आना ज़रूरी है। देखिए इस एग्जांपल में 8 और 1 हमारा स्टार लेवल पे आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया। यहाँ अगर मारक बाधक आए तो 1 और 8 हमारा यहाँ आ गया, यहाँ हमारा 1 आया तो 8 हमारा यहाँ आ गया। कहने का मतलब है कि स्टार और सब लेवल पे आपका 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो सब लॉर्ड वाला प्लैनेट है, जो सब लॉर्ड वाला प्लैनेट है वो भी कहीं बाधक में 8 में 1 में 8 में आए। अगर ये वाला प्लैनेट लाइफ गिविंग हाउसेस में आएगा, असेंडेंट में आ गया, 3 में आ गया, 5 में आ गया और कहीं 8 नहीं आया, मारक नहीं आया, बाधक नहीं आया, तो भी ये दशा लॉर्ड का प्लैनेट डेथ नहीं देगा। सब लॉर्ड वाला प्लैनेट भी आपका कहीं 8 में, मारक में, बाधक में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेथ की रूलिंग रहती है, स्ट्रॉन्ग दशा में ही डेथ होती है। तो यानी कि इसीलिए दशा को स्ट्रॉन्ग रखा गया है और 1/8 का सिग्निफिकेटर बनाया गया है। अगर आपकी दशा भी 1/8 का सिग्निफिकेटर बन जाती है, देखिए उसके बाद रोल रहता है ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। हम देखते हैं शनि का गोचर, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। बाकी सारे इवेंट्स के लिए हम गुरु का गोचर लेते हैं, लेकिन डेथ के इवेंट के लिए हम सैटर्न का ट्रांजिट भी लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते हैं। और जुपिटर सन मून का तो लेना ही है, वो तो एज यूजुअल लेना ही है। तो जब अगर आपकी दशा 1/8 की सिग्निफिकेटर बन गई तो सैटर्न का ट्रांजिट भी किसी ऐसे साइन में होना चाहिए कि वो मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बने। सपोज जैसे अभी अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न में चल रहा है और उसका स्वामी भी सैटर्न ही है, और कहीं हमारा अगर दशा लॉर्ड भी सैटर्न है, तो देखिए वो 1/8 का सिग्निफिकेटर भी बन रहा है। और इसके साथ ही एक नियम ये है कि जो सैटर्न का साइन होगा, सैटर्न जिस भी साइन में ट्रांजिट कर रहा है, उसका रिलेशन भी आपके 8th एसएसएल से या बाधक एसएसएल से बनना चाहिए। देखिए दशा लॉर्ड के लिए हमने नियम रखा था, उसका रिलेशन 8th एसएसएल से बनना चाहिए, लेकिन जो सैटर्न के साइन का ट्रांजिट होगा जिस भी साइन में, उसका रिलेशन भी आपके 8th एसएसएल से बने या बाधक एसएसएल से बने, उसी तरह जैसे डेथ का हमने बनाया था। इसमें हमने 2 कंडीशन रखी हैं, 8th एसएसएल और बाधक एसएसएल। अगर वो रिलेशन भी बन जाता है और साथ ही सैटर्न जिस भी साइन में ट्रांजिट कर रहा है, सपोज सैटर्न गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहा है या सैटर्न अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उसी के साथ हम गुरु का गोचर भी देखते हैं, सन का गोचर देखते हैं और मून का गोचर हम डे के लिए देखते हैं। तो जब ये सारे के सारे प्लैनेट भी ऐसी राशि में गोचर करते हैं, ऐसे स्टार में आते हैं, ऐसे सब में आते हैं और ऐसे सब में आते हैं जो मृत्यु देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर बने, या उन घरों में बैठे हों या उन कस्पल पोजीशन में को रूल कर रहे हों, तो उसी कंडीशन में डेथ होती है। तो डेथ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दशा को इसीलिए रखा गया है। दशा लॉर्ड का बहुत स्ट्रांगली 8वें से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और 1/8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये रूलिंग ऑफ डेथ समझ आ गई होगी। देखिए वीडियोस में क्या है कि मैं आपको मूलभूत सिद्धांत जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके अलावा अगर आप साथ ही साथ बुक्स पढ़ेंगे तो आपको और बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि वीडियोस में और प्रैक्टिकल चार्ट में समझने में मैं मानती हूँ थोड़ा फ़र्क रहता है, तो मैं प्रयत्न करूँगी कि आगे मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको चार्ट्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल आपको समझाऊँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।